नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अंदर कार्यपुस्तिका। और कार्यपुस्तिका 1 से लेकर के कार्यपत्रक 18 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के अंदर टोटल 5 कार्यपत्रक का, जिसमें से 3 को हमने एक अलग इससे पहले वाले वीडियो में और 2 कार्यपत्रक 19 और 20 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए सीधे चलते हैं हम कार्यपत्रक 19 के अंदर। देखिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये रहा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? भाई मुंह में लार बनती है, तो लार क्यों बनती है? क्या भोजन में उसकी कोई भूमिका है? बिल्कुल है। देखो लार मिलने से पहली बात तो भोजन लसलसा हो जाता है, ठीक है, जिससे इसको निगलना आसान हो जाता है। निगलना आसान क्यों जाता है कि लार मिलने से ये जो भोजन है ये बोलस के रूप में बन जाता है। और लार में पाया जाने वाला जो एमाइलेज एंजाइम है, ये एंजाइम भोजन में से स्टार्च का पाचन कर देता है। और आपको बता दें स्टार्च को ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो हमारे मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। समझ गए होगे बात आप। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का नाम लिखो। तो वृक्क के अंदर छोटी छोटी नेफ्रॉन इकाइयाँ होती हैं, उसी को हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी के सभी। और इनमें से बिल्कुल आपको ऐसा मान लीजिए 80% नंबर आपको इसी में से मिल जाएंगे। आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए और मेरे वाली वीडियो से मैच कर लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, जलीय जीवों में श्वसन की जो दर है वो स्थलीय जीवों से ज़्यादा क्यों होती है, अधिक क्यों होती है, ये बताना आपको। तो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, श्वसन हेतु करते हैं, ठीक है। और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब श्वसन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तो चाहिएगी उनको, इसलिए वो जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं ताकि जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए वो मिल सके। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अतः जलीय जीव ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति करने हेतु तेजी से श्वसन करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? आपको बता दें आपके रक्त के अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट ये होती हैं। अब रेड ब्लड सेल जो होती है ना, इनके ऊपर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर का एक वर्णक होता है वो पाया जाता है, ठीक है। और उस हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। अब देखो ये हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और उसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा और नहीं होने से शरीर में थकान और कमजोरी आ जाती है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अब एक कोशिकीय जीवों के नाम बताइए। सब बता सकते हैं, ये इतना आसान क्वेश्चन है, अमीबा और पैरामीशियम। प्रश्न नंबर 6 है, पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम बताइए। पादप अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, इसके अलावा जलवाष्प भी वो मुक्त करते हैं। इसके अलावा जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बोल दिया कि आपको इन तीनों में से कोई भी 2 नाम लिख देने हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मछली व मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में कोई एक अंतर बताइए। परिसंचरण मतलब रक्त का बहना, ठीक है। तो मनुष्य में तो पाया जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र और मछली में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र की आपको परिभाषा पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो बता दें कि मनुष्य में रक्त एक परिवहन चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इस परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कार्यपत्रक 20 के बारे में देखिए, कार्यपत्रक 20 है, इसी चैप्टर से है। गर्मियों में हम वृक्षों के नीचे ठंडक महसूस क्यों करते हैं बताओ। देखो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान वाष्प बूंदों के रूप में निकलती है, ठीक है, मतलब पौधों से निकल जाती है वो, और जिससे अपने को ठंडक महसूस होती है। देखो इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ी सी आपको जो बात है यहाँ से कम समझ में आएगा, मैं थोड़ा और बताता हूँ। जैसे आपके जो पेड़ होते हैं ना, ये यहाँ से वाष्प उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, और यहाँ जो ऊष्मा है उष्मा को ग्रहण करके और वाष्पशील हो जाते हैं और वायुमंडल में चले जाते हैं। अब आसपास की ऊष्मा किसने ले ली? आप बोलोगे इस वाष्प ने ले ली, जल ने ले ली।
और जल ने लेकर के वाष्प में बदल गया, तो आसपास ऊष्मा की मात्रा हो गई कम, और इसलिए अगर हम इसके नीचे बैठे हैं तो हमें ठंडक महसूस होगी, ऊष्मा कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा कम हो गई ना, क्योंकि जल ने ले ली वो। ठीक है। मनुष्य के अमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका होती है? देखो, श्लेष्मा जो अमाशय होता है, अपना पेट होता है, उसके अंदर की दीवार होती है, वहाँ पर होता है। अब देखो, श्लेष्मा के द्वारा भोजन को बोलस में बदला जाता है तथा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। समझे कुछ? बोलस में बदलता है पहली बात तो, और दूसरी बात आंतरिक स्तर मतलब अंदर की दीवारें जो हैं उसकी अम्ल से रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 3 देखो, हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है, ये बताओ। आसान प्रश्न है, कोई भी बता सकता है स्वपोषी की परिभाषा जिसको आती है। तो हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बनाते हैं, इसलिए इसको स्वयंपोषी कह दिया भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रश्न नंबर 4, जैव प्रक्रम क्या है? आसान भाषा में समझा रहा हूँ। सजीवों में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो उनके जीवित रहने और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 5, वायवीय और अवायवीय श्वसन में कोई दो अंतर बताओ। तो अंतर जब भी बताना हो तो एक तरफ वायवीय लिख लेना है, एक तरफ अवायवीय लिख लेना। अंतर इसी तरीके से करोगे, बीच में लाइन खींच करके। तो पहला अंतर यह हो गया कि वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा बनती है, इसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायु की अनुपस्थिति में, परिभाषा है पहले नंबर पे मैंने लिखी है जो, तो वायु की अनुपस्थिति या फिर सीमित मात्रा में ग्लूकोज के विखंडन से एल्कोहल बनता है और CO2 और ऊर्जा बनती है, इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब एक मुख्य अंतर जो है ये है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा निर्मित होती है, अधिक निर्मित होती है, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम बनती है। ये मुख्य अंतर है। प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? अपशिष्ट को बाहर निकालेंगे, उत्सर्जित करेंगे, तो उत्सर्जन तंत्र ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम कार्यपत्रक 21 है, 21 नियंत्रण और समन्वय चैप्टर नंबर 7 से है। अपने दोस्तों के साथ ऐसा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।